एग्जाम 300 फाइट फॉर ग्लोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 300 यूपी में। आज ये पॉलिटी सीरीज का 10वां लेक्चर है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा और पॉलिटी सीरीज खत्म हो जाएगी। आज के इस लेक्चर में हम केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध जो है वो पढ़ेंगे, फिर वित्त आयोग के बारे में जानेंगे और चुनाव आयोग के बारे में जानेंगे। ये जो पॉलिटी सीरीज है ये आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ यूपी पीसीएस और लोअर पीसीएस में बहुत काम आएगी। तो पूरी सीरीज को देखें। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्र राज्य संबंध में विधायी संबंध। विधायी यानी कि कोई नियम या कानून बनाने संबंधी जो भी संबंध है जो संविधान में दिए गए हैं वो क्या-क्या है। तो संविधान का जो भाग 11 है उसमें अनुच्छेद 245 से 255, तो 245 से 255 अनुच्छेद तथा भाग 11 ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध का वर्णन कौन से भाग में है संविधान के? तो संविधान के भाग 11 में है। अनुच्छेद 245 एक कहता है, संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र यानी कि पूरे के पूरे इंडिया के अंदर तथा उसके किसी एक भाग के लिए स्पेशल यानी कि मान लीजिए कोई जम्मू कश्मीर या सिर्फ जम्मू के लिए या कश्मीर के लिए कोई किसी स्पेसिफिक भाग के लिए कोई कानून बनाना है तो उसके थ्रू वो कानून बना सकती है। और ये संसद की शक्ति यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को शक्ति कौन देता है? तो ये देता है संविधान का 245 एक जो अनुच्छेद है वो। इसी प्रकार इसी अनुच्छेद से ही राज्य सरकारों को भी राज्य के विधानमंडल में कौन-कौन आता है? तो जो राज्य की विधानसभा होती है और जो विधान परिषद दोनों आती हैं। तो राज्य के विधानमंडल को भी संपूर्ण राज्य जो भी रिस्पेक्टिव राज्य है उसके अंदर किसी भी विभाग के लिए विधि बनाने की जो है वो फ्रीडम दी गई है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है। मान लीजिए भारत का जो अब हमारी संसद है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो संसद से पारित करती है कोई नियम किसी स्पेसिफिक राज्य के किसी स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए, मगर जो राज्य सरकार है वहाँ की वो कुछ दूसरा नियम बना देती है। तो इसमें टकराव होगा, टकराव के बाद कौन-सा नियम जो है वो लागू होगा, कौन-सा नहीं लागू होगा, तो उसको आगे जो व्याख्या करता है वो अगला जो अनुच्छेद है 246। तो इस जो टकराव की स्थिति है उसको निकालने के लिए अगला अनुच्छेद 246 है। तो अनुच्छेद 246 क्या कहता है? इसने क्या किया? इसने 3 सूचियाँ यानी कि 3 लिस्ट बना दी अलग-अलग, जिनमें कुछ विषय संघ की सूची में दे दिए। 3 सूची बनाई जिनके नाम है संघ की सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। इसमें नाम से ही लग रहा है संघ सूची में वो विषय यानी वो सब्जेक्ट डाले गए हैं जिनमें जो है नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संघ के पास है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। दूसरी सूची है राज्य सूची। इसमें जो है जो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो वो राज्यों को दी गई है। तथा तीसरी है समवर्ती सूची जिसे कॉन्करेंट लिस्ट भी कहते हैं। तो इसमें जो नियम कानून बनाने की जो शक्ति दी गई है वो दोनों को ही दी गई है यानी केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। मगर टकराव की स्थिति में मान लीजिए एक ही नियम कानून एक ही सब्जेक्ट को लेके नियम कानून बनाया गया है संघ का भी और राज्य का भी, तो उस स्थिति में जो संघ का कानून होगा यानी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून होगा वो ही लागू होगा। एग्जाम्पल आप जीएसटी को समझ सकते हैं। जो 2016 में जब 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी लागू किया गया था तो आपको याद होगा कि पहले बंगाल वगैरह ने, जो पश्चिम बंगाल है हमारा राज्य, उसने बहुत विरोध किया था कि हम जीएसटी लागू नहीं होने देंगे। मगर अंतोगत्वा उनको लागू करना ही पड़ा क्योंकि ये केंद्र द्वारा कानून बनाया गया था और संविधान की जो सूचियाँ हैं उसके अंतर्गत इसमें केंद्र सरकार को पावर दी गई है कि अगर कभी टकराव की स्थिति हो तो जो नियम जो मान्य होगा वो होगा, संघ का नियम मान्य होगा। और ये जो तीनों सूचियाँ हैं, ये कौन-सी अनुसूची में दी गई है? देखिए ये सूचियाँ हैं और ये कौन-सी अनुसूची 11वीं अनुसूची जो हमारा तीसरा लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा होगा कि संविधान के कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं और कितने अनुच्छेद हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि कितने भाग थे संविधान के, तो टोटल 22 भाग हैं, मगर गणना की दृष्टि से देखें तो 25 हो जाते हैं क्योंकि उनमें अलग-अलग करके 4A, 9A, 9B ऐसे करके उनमें जोड़े गए थे। तो टोटल गणना की दृष्टि से 25 भाग हो गए थे, मगर जो ओरिजिनल है वो 22 भाग है। इसी तरीके से सूचियाँ स्टार्ट में कितनी थी? तो पहले कितनी थी? 8 थी, फिर बढ़ा के 12 सूची कर दी गई। 12 अनुसूची कर दी गई, यानी कि 12 शेड्यूल्स कर दिए गए। अब उन 11वीं अनुसूची जो है 12वां में से जो 11वीं अनुसूची है, उसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं। दोनों स्पेसिफिक वर्ड हैं, इनको याद रखिए। 11वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं। कौन-कौन सी? यानी 11th शेड्यूल में जो है 3 लिस्ट दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा और कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है संविधान का अनुच्छेद 248। ये कहता है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संघीय संसद को सौंपी गई हैं। अब इस अवशिष्ट विधायी शक्तियों का क्या मतलब हुआ? तो अवशिष्ट विधायी शक्तियों का मतलब ये है कि जो भी विषय इन संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में डिफाइन नहीं करे गए हैं, मतलब बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे कि मान लीजिए संघ सूची में हमारा रेलवे है,
हमारा न्यूक्लियर है, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब जो है, इन सब शेयर बाज़ार हो गया, बैंक हो गया, इन सब के लिए जो र कानून बनाने का अधिकार किसको दिया है? संघ सूची को दिया गया है। राज्य में जैसे आपकी पुलिस हो गई, स्वास्थ्य विभाग हो गया, रेलवे पुलिस हो गई। तो देखिए रेलवे संघ सूची में है और राज्य सूची में रेलवे पुलिस है। ये इम्पोर्टेंट है और कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए पूछा जाता है कि जो रेलवे पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है। इसी तरह समवर्ती सूची में कौन द शिक्षा हो गया, दोनों को बनाने का अधिकार है। तो इस तरह जो कुछ हो जाते हैं आपके जैसे कर जो है हमारे लेने के लिए, तो कर वगैरह जो है, आयकर वगैरह, वो भी समवर्ती सूची में आते हैं। तो इन सब जो सूचियों में है, तो इनमें बोला गया है, इन जो 3 सूचियों में जो सब्जेक्ट नहीं दिए गए हैं, उनके अलावा कोई नया सब्जेक्ट आ जाता है। मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट इनमें 3 सूचियों में दे दिए गए हैं, मगर कुछ जो सब्जेक्ट आते हैं, वो इन सूचियों में जो सब्जेक्ट ना दिए गए हों, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। यही जो है अनुच्छेद 238 कहता है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संघीय संसद को सौंपी गई हैं। मतलब जो विषय जिनका वर्णन इन 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में नहीं किया गया है, उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 249, ये क्या कहता है? ये कहता है अगर राज्यसभा कम से कम 2 तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प, यानी कि कोई जो है वो प्रस्ताव पारित करती है, जिसमें कि लिखा हो कि राष्ट्र हित में या आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बनाए, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अब देखो 248 क्या बोलता है? 248 बोलता है कि जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं वो संसद के पास हैं, ठीक है। मगर 249 क्या कहता है? 249 कहता है कि अगर राज्यसभा ही खुद चाहे, किसी राज्य की राज्यसभा ही खुद चाहे कि इस विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो वो क्या कर सकती है? वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है। कैसे? अपने जो राज्यसभा है, अपनी जो सॉरी विधानसभा है, वहाँ से 2 तिहाई संसदों जो है सदस्यों द्वारा एक मत पारित कराए और संसद से लोकसभा और राज्यसभा जो है या संघीय सरकार है, उससे रिक्वेस्ट करें कि आप राष्ट्र हित में इस विषय पर कानून बनाइए, तो जो है संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 250 का 1। ये कहता है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले जो पढ़ा वो 248 था, उसमें बोला कि अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ जो सब्जेक्ट उन 3 लिस्ट में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में लिस्टेड नहीं है, उनके लिए कानून बनाने का अधिकार किसको है? सीधा-सीधा जो है संघीय संसद को है। फिर 249 में क्या था कि अगर राज्यसभा खुद ही रिक्वेस्ट कर दे, जो है राज्यसभा खुद ही रिक्वेस्ट कर दे कि इसके बारे में जो है किसी राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बनाए, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। ठीक है, रिक्वेस्ट हो गई। फिर अगला आता है 250 का 1। ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में, मान लीजिए राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है 352 के अनुच्छेद 352 के तहत, उस समय होता है तो संसद को राज्य सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं, उन सबके ऊपर जो है कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो राज्य सूची में वर्णित सभी कानूनों पर अधिकार बनाने का, सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को किसके द्वारा मिलता है? तो मिलता है अनुच्छेद 250 के 1 के थ्रू राष्ट्रीय आपातकाल की कंडीशन में। अगला है अनुच्छेद 251। अनुच्छेद 251 के अनुसार यदि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 तथा 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है, तो संसद द्वारा निर्मित विधि ही प्रभावी होगी। यही हमने आगे पहले पढ़ा है कि जब दोनों में टकराव की स्थिति हो, यानी कि एक ही विषय को लेकर संसद भी कानून बना दे और राज्य जो है वो भी कानून बना दे, राज्य के विधानमंडल भी कानून बना दे, तो ऐसे टकराव की स्थिति में जो होगा, जो संसद द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया नियम ही प्रभावी होगा। ये कौन बोलता है? ये बोलता है अनुच्छेद 251। अगला है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रेडियो एक्टिव जो है मार्क लगा हुआ है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार ये पूछा गया है। जो आरओ 2021 वाला हुआ था, यूपी जो यूपीपीएससी कराती है आरओ, उसमें ये पूछा गया था। तो अनुच्छेद 253 जो है संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किए गए कोई, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट जाती है और वो वादा कर देती किसी, अभी जैसे जैसे हमारा जो था यूएन की जब मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे प्रस्ताव लाया गया था कि कार्बन एमिशन को कम करना है। तो इस समय जो है भारतीय गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2070 का लक्ष्य रखा था कि 2070 तक हम जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाएँगे, ठीक है? तो उस अब यहाँ पे तो वादा कर दिया, अब उस वादे को पूरा करने के लिए जो है, तो अनुच्छेद 253 ये कहता है कि संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गोष्ठी में कोई वादा करके आए, तो उसके लिए भारत में कानून बनाने के लिए उसको अधिकार है, तो वो देता है अनुच्छेद 253। अब आते हैं प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध भी किसमें है? तो संविधान भाग 11 में जो है
संविधान के भाग 11 में प्रशासनिक संबंध, जब सभी संबंध हैं तो प्रशासनिक संबंध भी इसी में ही होंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 262 का एक। अनुच्छेद 262 का एक कहता है संसद विधि द्वारा किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी दून या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण संबंधी किसी विवाद या परिवाद में न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी। यानी कि नदी जल विवाद, सिंपल भाषा में समझे तो 262 का एक कहता है कि किन्हीं दो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच में या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में किसी नदी के लिए जो है नदी जल विवाद हो जाए तो उसको सुलझाने के लिए जो है अनुच्छेद 262 का एक है, वो कहता है कि उसके लिए जो है संसद को शक्ति होगी। अब वो शक्ति क्या है? तो वो शक्ति है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत क्या करता है कि राज्यों के बीच कोई विवाद हो, उस पर सलाह देने, विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्य परिषद की स्थापना करी जाती है। ठीक है? तो 263 ये हो गया अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा, और 262 एक क्या कहता है? अंतरराज्यीय नदी दून या नदी जल विवाद। सिंपल भाषा में समझो तो नदी जल विवाद की कंडीशन में, जैसे अभी रिसेंट में जो जल विवाद चल रहा है कि दिल्ली में पानी नहीं है, तो वो दिल्ली वालों ने क्या बोला कि हिमाचल प्रदेश से बोला कि ज़्यादा जल छोड़े, मगर और उससे बोला कि हरियाणा सरकार से बोला कि आप जो है वो हमारे जो हिस्से का पानी रोक रहे हो, ये दिल्ली ने बोला। मगर हरियाणा ने बोला कि हमारे पास पानी ही नहीं आ रहा है, और उधर हिमाचल ने बोला कि हमारे पास भी एक्सेस में वाटर है ही नहीं, तो हम आपको कहाँ से दें? तो ये एक तरीके से जल विवाद हो गया। या साउथ में देखें तो आप साउथ में देखेंगे तो आपको कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया और केरल हो गया। इनके बीच नदी जल विवाद देखने को मिलता है, कावेरी वाला जल विवाद मिलता है। तो इन सबको निपटारे के लिए अनुच्छेद 262 एक कहता है कि संसद कोई कानून बना सकती है, जो कि नदी जल विवाद को निपटारन के लिए हो। वित्तीय संबंध। अब वित्तीय संबंध देखते हैं, तो वित्तीय संबंध किसमें है? तो ये भाग 12 में है, 268 से 281, और इसी वित्तीय संबंध में ही आपका वित्त आयोग भी आता है, जिसे हम आगे बढ़ेंगे। तो वित्तीय संबंध किसमें है? राज्य और केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध है भाग 12 में। अनुच्छेद 268 ये कहता है संघ द्वारा उद्गृहित, यानी कि संघ द्वारा लगाया गया तथा राज्यों द्वारा इकट्ठा किया गया जो शुल्क है वो, यानी कि जो कर है वो किसमें है? अनुच्छेद 268 में। वो तो इम्पोर्टेंट है नहीं, ये पूछे नहीं जाते हैं। फिर अनुच्छेद 269 है कि संघ द्वारा लगाया गया, इकट्ठा किया गया मगर राज्यों को सौंपा जाने वाला कर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो वित्त आयोग है, अब देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 280 ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि जो वित्त आयोग है उसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का वर्णन है अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 क्या कहता है? अनुच्छेद 280 कहता है राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कर सकता है। यानी 5 साल के एंड पर भी कर सकता है या उससे पहले भी कर सकता है। तो ये जो है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो 280 हो गया आपका वित्त आयोग के लिए, और वित्त आयोग गठन करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 5 साल के अंतराल पर भी कर सकता है और 5 साल से पहले भी कर सकता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है वित्त आयोग का? तो मुख्य कार्य जो होता है वित्त आयोग का संघ और राज्यों, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच जो कर हैं, जो टैक्सेस हैं, उनसे उनका जो पैसा है उसका बँटवारा करना। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है संविधान का अनुच्छेद 280 ए क्या कहता है? तो 280 वित्त आयोग था, अब उसमें फर्दर और जो क्लासिफाई किया जाता है 280 का ए। ये कहता है वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलके बनेगा। तो टोटल वित्त आयोग में कितने सदस्य होंगे? टोटल 5 सदस्य होंगे, यानी कि 5 सदस्यीय ये आयोग होगा। वित्त आयोग कितने सदस्यीय होगा? 5 सदस्यीय होगा, जिसमें 1 अध्यक्ष होगा तथा 4 अन्य सदस्य होंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 280 क्या बोलता है कि एक वित्त आयोग होगा जिसका गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और 5 वर्ष के अंतराल पर कर सकता है या उससे पहले भी कर सकता है, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर है। फिर 280 एक क्या कहता है? 280 एक कहता है जो जो वित्त आयोग गठित होगा उसमें टोटल 5 सदस्य होंगे, जिसमें से 1 अध्यक्ष होगा तथा 4 अन्य सदस्य होंगे। नेक्स्ट है प्रथम वित्त आयोग का गठन, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसको केसी नियोगी जी थे। ये इंपॉर्टेंट है। पहले जो हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे केसी नियोगी जी। और कब बना था? तो 22 नवंबर 1951 को। तो केसी नियोगी याद रखना, ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब करंट में कौन है? तो करंट में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एनके सिंह। तो पहले थे केसी नियोगी, सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और जो इस समय कौन सा चल रहा है? इस समय 15वां चल रहा है। उसके कौन है? तो उसके हैं एनके सिंह। ठीक है? और ये जो 15वां वित्त आयोग है इसकी अवधि यानी इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 2021 से 2026 तक। मगर अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको मतलब बीच में ही रोक सकता है और इसके जगह पे एक नया जो है वित्त आयोग भी गठित कर सकता है। ठीक है? तो अभी है 2021 से 2026 तक 15वां वित्त आयोग है, इसकी अवधि है, और अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। और सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी।
कितने सदस्य होते हैं वित्त आयोग में? तो 280 का एक कहता है कि 5 सदस्यीय वित्त आयोग होगा, जिसमें 1 अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। 280 क्या कहता है? 280 कहता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या उससे पहले, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर है, वो एक वित्त आयोग का गठन कर सकता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की पावर है। अगला आता है केंद्र राज्य संबंधियों से संबंधित जो आयोग या समितियाँ हैं। तो इसमें जो है आपसे ये पूरा का पूरा जो है ऑर्डर ही पूछा जाता है, 3 ही हैं जो मेन है। सबसे पहली थी राजमन्नार समिति, केंद्र और राज्यों के संबंधों को अच्छा करने के लिए। तो ये थी सबसे पहली राजमन्नार समिति, कब आई थी? 1969 में। फिर आई थी सरकारिया आयोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बार ज़्यादा बार यही पूछा गया है, सरकारिया आयोग। तो अध्यक्ष कौन थे? नाम से ही पता है कि आर.एस. सरकारिया जी। तो सरकारिया जी सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे और कब गठित हुई थी? 1983 में। और बाकी के 2 कौन थे इनके सदस्य? तो शिवरामन तथा एस.आर. सेन। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, तो लगभग 5 साल का इन्होंने समय लिया था। तो सबसे पहले राजमन्नार समिति 1969 में, फिर सरकारिया आयोग 1983 में, फिर पुंछी आयोग 2007 में। तो जो है इनकी सीक्वेंस याद कर लिया, राज, सर, पुंछी। कोई राज सर थे जिनकी पूंछ निकल आई तो राज, सर, पुंछी, या कोई राज सर थे जो पंछी बन गए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो राज, सर, पंछी बन गए, इस तरीके से याद कर लो। तो सबसे पहले राजमन्नार समिति जो थी 1969 में, फिर सरकारिया आयोग 1983 में गठित हुआ, 88 में इसने रिपोर्ट सौंपी, फिर पुंछी आयोग 2007 में। आपसे यही सीरीज पूछ ली जाएगी कि या फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएँगे और उसमें पूछा जाएगा कि केंद्र या केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित कौन-सी आयोग या समिति है, तो उनमें से आपको फाइंड करना होगा, या पूछ लेगा कि कौन नहीं है और ये 3 नाम दे देगा और एक कोई अन्य नाम दे देगा। तो राजमन्नार समिति है, सरकारिया आयोग है और पुंछी आयोग है। 1969, 1983 तथा 2007। और ये किस लिए बनाई गई थी ये तीनों समितियाँ? तो केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए ये बनाई गई थी। नेक्स्ट आता है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग का वर्णन किसमें है? तो संविधान के भाग 15 में। टोटल भाग कितने हैं इस समय? तो अगर टोटल देखें तो वैसे तो 22 हैं, मगर गणना की दृष्टि से देखें तो 25 हैं। तो कौन से भाग में? 15वें भाग में। तो संविधान के 15वें भाग में चुनाव आयोग का जो है वर्णन है। इसके तहत क्या दिया है? अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। ठीक है? भाग 15। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? अनुच्छेद 324 कहता है एक निर्वाचन आयोग होगा। तो आपसे सबसे पहले तो यही पूछेगा चुनाव आयोग जो है वो कौन से भाग में संविधान के? तो भाग 15 में है। ठीक है? फिर पूछेगा कौन-सा अनुच्छेद है, या आपसे ये पूछ लेगा कि कौन-सा आर्टिकल है जो चुनाव आयोग के बारे में है, स्थापना के बारे में, तो वो है आर्टिकल 324। या एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय। स्थायी का मतलब इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, मगर इसके सदस्य ही बदले जाएँगे उनके कार्यकाल समाप्त होने पर। तो ये जो चुनाव आयोग है वो स्थायी रहेगा, इसको जो है डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, और ये स्वतंत्र निकाय है, यानी कि इसको जो है अपने कार्य करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन करता है तथा निर्वाचक नामावली तैयार करता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो चुनाव आयोग है, यानी कि जो मेन चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो चुनाव आयोग वो क्या करेगा? वो सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव, उसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके निर्वाचक निर्वाचक नामावली, इसी तरह उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद यानी लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और राज्य के विधानमंडल यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी का चुनाव जो है उनको कंडक्ट कौन कराता है? तो वो कराता है चुनाव आयोग। और जो आपके नीचे लोअर के 2 बचे, यानी कि नगर पालिका और ग्राम पंचायत, उनका जो चुनाव है वो कौन कराता है? तो वो राज्य चुनाव आयोग कराता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा चुनाव आयोग किसका कराता है? जो केंद्र वाला है, तो वो चुनाव आयोग कराता है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, संसद का, राज्य विधानमंडल का। तो राज्यों में चुनाव कौन कराएगा? चुनाव आयोग। तो सेंट्रल में चुनाव कौन कराएगा? चुनाव आयोग। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराएगा? तो वो भी चुनाव आयोग ही कराएगा। 2 जो बच रहे हैं ग्राम पंचायत और नगर पालिका, उनका चुनाव कौन कराएगा? तो वो कराएगा राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट इज़ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जैसे कि 280 के तहत वो वित्त आयोग की गठन करता था, वैसे ही जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी उनकी जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति ही करेगा। 15 अक्टूबर 1979 तक 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था, मतलब सिर्फ एक ही सदस्य होता था निर्वाचन आयोग में। मगर मगर फिर क्या हुआ? 16 अक्टूबर 1989 को जो है वो 3 आयोग की इसकी मतलब 3 सदस्यीय की वो गठन कर दिया गया निर्वाचन आयोग, मगर ये 1990 तक ही रहा। फिर क्या हुआ? 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करी गई, तब से यह 3 आयोग ही हो गया है, तो 3 सदस्यीय हो गया है। तो पहले क्या था? सबसे पहले स्टार्ट में 1 सदस्यीय था, मगर अब 3 सदस्यीय हो गया है। ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछी जाएँगी। नेक्स्ट आता है वर्तमान में निर्वाचन आयोग की में कौन-कौन से हैं? तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है? तो टोटल हो गया निर्वाचन आयोग जो है वो कितने होता है? 3 सदस्यीय होता है।
इनके पास यानी कि 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनके पास भी समान पावर ही होती है, उनके वेतन, भत्ते तथा दूसरे अनुलाभ भी समान ही होते हैं। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ये मेनली एक क्या बोल सकते हैं मतलब इसकी कोई पावर ज़्यादा नहीं होती है। तीनों जो निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी पावर जो है लगभग सेम ही होती है। ठीक है? नेक्स्ट इज़ निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कब का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यानी कि या तो उनका कार्यकाल पूरा 6 वर्ष का होगा या अगर उनकी आयु इससे 6 वर्ष के कार्यकाल होने से पहले ही 65 वर्ष के हो जाते हैं, तो वो जो है उनका उनका त्यागपत्र हो जाएगा। तो कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अगला है अनुच्छेद 324(5) ये कहता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने सदस्यीय होता है अभी? तो अभी 3 सदस्यीय होता है और उनको हटाया कैसे जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए उसी तरीके का फॉलो करोगे और उन्हीं आधार पर हटाओगे जिसपे कि आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर हटाते हो, यानी कि कदाचार के बेसिस पर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 क्या कहता है? अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। वयस्क मताधिकार क्या है? यानी कि आप 18 साल से ऊपर के हो गए तो आप अपना मत डाल सकते हैं। तो ये जो है ये कौन-सा किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 326 में इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। इसी तरीके से अब पूछा जाता है कि जो हमारा मत देने का अधिकार है वो क्या है? वो संवैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है, क्या है? तो जो हमारा मत देने का अधिकार है वो एक वैधानिक राइट है यानी कि स्टैट्यूटरी राइट है। इसका क्या मतलब हुआ? तो वैधानिक राइट का मतलब हुआ कि ये संविधान में नहीं दिया था मगर अधिनियम बना के संसद ने एक कानून बना के उसको जो है पारित किया है। तो ये एक वैधानिक राइट है यानी कि स्टैट्यूटरी राइट है। मत देने का अधिकार, ये पूछा गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। तो यानी कि हम मत भी दे सकते हैं और हम लड़ भी सकते हैं, यानी कि चुनाव भी लड़ सकते हैं और हम मतदान भी कर सकते हैं। ये दोनों जो है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दिया गया है। इसी तरीके से ये जो है मत देने का अधिकार क्या हो जाता है? एक स्टैट्यूटरी राइट हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा जो कि प्रभावी कब हुआ? 28 मार्च 1989 से। तो 16वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1988 में। प्रभावी कब से हुआ? तो 28 मार्च 1989 से। इसमें क्या किया गया था? इसमें 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मताधिकार के लिए। तो पहले जो वोटिंग होती थी, तो वो जो 21 वर्ष से ऊपर होते थे, सिर्फ़ वही वोट कर सकते थे। मगर जो 16वां संविधान संशोधन था 1988 वाला, उसमें क्या किया गया? उसमें ऐज को घटाकर जो है 21 से 18 कर दी गई। अगला है स्थानीय निकायों, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं का चुनाव जो है उनका चुनाव कौन कराता है? तो पिछले हमने अभी पीछे पढ़ चुके हैं, कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो सेंट्रल जो है, मुख्य चुनाव आयोग जो है, जो सेंटर वाला है, यानी कि चुनाव आयोग सिर्फ़ आपसे चुनाव आयोग पूछे, वो किसका इलेक्शन कराता है? तो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, सेंट्रल वाला आपका लोकसभा, राज्यसभा का तथा जो है आपकी विधानसभा तथा विधानमंडल का। और जब आपसे पूछे राज्य निर्वाचन आयोग कहाँ किसका-किसका चुनाव कराता है? तो वो पंचायतों तथा नगर पालिकाओं का। नेक्स्ट आता है परिसीमन आयोग क्या होता है? तो परिसीमन आयोग जो है इसका गठन केंद्र सरकार करता है संसदीय विधि के द्वारा। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना। यानी कि कहीं किसी क्षेत्र की जनगणना बहुत जो है जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो उस क्षेत्र की चुनाव क्षेत्र की जो है बाउंड्री डिसाइड करना, कितने मतदान होंगे, उनके वो करना। जैसे कि अभी आपको पता हो तो जम्मू और कश्मीर में जो है कुछ एरियाज़ में जो है वो नए जो निर्वाचन जो क्षेत्र है उनका गठन किया गया है, यानी कि नए निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। तो ये सब काम काम कौन करता है? तो ये सब काम परिसीमन आयोग करता है और किस बेसिस पे करता है? तो चुनाव की जनगणना जो होती है उस पर करता है। 10 की जनगणना की बेसिस पे करता है। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? तो अब तक 5 बार ये पूछा गया है, 5 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। कौन-कौन? सबसे पहले 1952 में, फिर 63-73 में तथा 2002 तथा 2020 में। तो 1952 में, फिर 63 से 73, फिर 2002 तथा 2020 में। तो अभी जो रिसेंट वाला है वो कौन-सा है? तो वो है आपका 2020। नेक्स्ट इज़ जो हमारे प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? तो सुकुमार सेन, यानी कि सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। सबसे पहली मुख्य जो महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो फीमेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थी? वो थी वीएस रामादेवी। ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है।
और अभी ये तो पूछा ही जाएगा कि करंट में जो है चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन है राजीव कुमार, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। सबसे पहली महिला चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थी? वो थी वी.एस. रामादेवी। तो रामादेवी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकुमार सेन सबसे पहले थे सीईसी, फिर वी.एस. रामादेवी सबसे पहली महिला सीईसी थी, और इस समय कौन है? तो वर्तमान में कौन है? वो है राजीव कुमार। तो ये आज का लेक्चर था। बढ़िया लगा हो तो लाइक करें, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।